everyone, I hope you all are good. Welcome to अक्षांश क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो देखिए इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हमने स्टार्टिंग में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दी, दो हमने डिस्कस कर ली थी। ये हमारी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए यहाँ पे डिप्रेशन वर्ड यूज़ हो रहा है। डिप्रेशन का मीनिंग क्या होता है? डिप्रेशन मतलब डिप्रेस होना यानी कम हो जाना। फ्रीजिंग पॉइंट का द लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कॉजेज द लोवरिंग ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर टू दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। हमें पता है कि जब वेपर प्रेशर कम होता है सॉल्यूशन का, तो उसके साथ साथ क्या होता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो भी कम हो जाता है एज कम्पेयर टू ए प्योर सॉल्वेंट। We know that all the at the freezing point of the substance, the solid phase is in the dynamic equilibrium with the liquid phase। जैसे हमने पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जिसमें उसका जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाता है उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे में फ्रीजिंग पॉइंट की भी डेफिनेशन याद रखनी है, यानी वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जिस पे जो हमारा सॉल्यूशन है वो सॉलिड और लिक्विड फेज में क्या हो, डायनामिक इक्विलिब्रियम में हो। यानी ऐसे टेम्परेचर जिस पे वो सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज में हमें इक्वली मिलता है, तो उसे हम बोलते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट। Thus the freezing point of a substance may be defined as the temperature at which the vapor pressure of the substance in its liquid phase is equal to its vapor pressure in the solid phase। यानी हम ये बोल सकते हैं कि वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड फेज के अंदर और उस वेपर प्रेशर उसी सब्सटेंस का सॉलिड फेज के अंदर इक्वल हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट। A solution will freeze when its vapor pressure equal to vapor pressure of the pure solid solvent as is clear from the figure 1.8। तो ये कह रहे हैं कि जो कोई भी सॉल्यूशन है वो फ्रीज होएगा जब उसका वेपर प्रेशर जो उसका लिक्विड स्टेट में है और जो उसका सॉलिड स्टेट में आ जाएगा वो बिल्कुल इक्वल हो जाता है, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ चुका है। अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू ए सॉल्वेंट, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेज एंड now it would become equal to that of the solid solvent at lower temperature। ये हम कह रहे हैं कि जब अकॉर्डिंग टू रोल्स क्या होता है, जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाता है, यानी वो एक जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट था उससे कम टेम्परेचर पे वो फ्रीज होगा, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट है जो सॉल्वेंट का वो डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो इसमें डायग्राम में देखिए एक बार, यहाँ पर इन्होंने ग्राफ बनाया है वेपर प्रेशर का और टेम्परेचर का। जब हम लिक्विड सॉल्वेंट की बात करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है TF0, ठीक है। जैसे उसमें TB0 था, इसमें TF0 है। और अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन का क्या आएगा, TF। हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ है, तो वो ये वैल्यू आएगी डेल्टा TF, ठीक है। तो अब देखो आगे, लेट TF0 बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड TF बी द फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन इट। तो TF0 है फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी प्योर सॉल्वेंट का, और TF है फ्रीजिंग पॉइंट जब हम उसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं। द डिक्रीज इन द फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिक्रीज क्या आएगा, डेल्टा TF, जो ये वैल्यू आएगी, ये आएगी डिक्रीज कितना हुआ है, ये क्या आएगी TF0 माइनस TF। उसमें हमने क्या किया था, देखो याद हो तो तुम्हें, उसमें था हमारा डेल्टा TB। डेल्टा TB क्या आया था, TB माइनस TB0, क्योंकि उस टाइम ये वैल्यू बड़ी थी, ये छोटी थी, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये अगर ये डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है। तो डेल्टा TF क्या आ जाएगा, TF0 माइनस TF। Similar to elevation of the boiling point, depression of freezing point for dilute solution, यही बोल सकते हैं ideal solution is directly proportional to molality of the solution। जैसे हमने elevation of boiling point में पढ़ा था, same as it is depression of freezing point में भी होगा। उसमें हमने पढ़ा था क्या, डेल्टा TB is directly proportional to M। इसमें क्या है, डेल्टा TF is directly proportional to M। उसमें हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के क्या लगा दिया था, KB लगाया था, यूब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, या जिसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट।
यहाँ पर हम लगाएंगे के बी की जगह पर हम यूज़ करेंगे के एफ का, ठीक है। और इस के एफ के नाम देखिए क्या क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट या क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, ये सारे के सारे इसी के नाम हैं। उसके बाद है जो यूनिट है के एफ की, वो वही है सेम एज इट इज़ जो हमने के बी की पढ़ी थी, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये यूनिट हमें बहुत अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि कई बार सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम्स में ये एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जाता है कि इसकी यूनिट क्या है, ठीक है। वैल्यू ऑफ के एफ फॉर सम कॉमन सोलवेंट्स दे, हमें नीचे टेबल दे रखे आगे, के एफ के कुछ मतलब बेसिक से जो सोलवेंट होते हैं उनकी के एफ की वैल्यू दी होती है। और अगर हमें एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो हमें के एफ की वैल्यू दी जाती है, ठीक है। अब इसमें भी देखो वो ये जैसे हमने उसमें न्यूमेरिकल किए थे या उसमें हमने फॉर्मूला डेराइव किया था, बिल्कुल सेम एज इट इज़ सारा प्रोसेस इसमें भी एज इट इज़ है। If W2 gram of solute having molar mass of M2 present in W1 gram of the solvent produce depression in freezing point delta TF, तो उस टाइम पे हमें फॉर्मूला निकालना है। देखो हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, ठीक है। अब ये के एफ तो एज इट इज़ रखेंगे हम, एम क्या होता है W2 बाई M2 इंटू 1000 बाई W1, ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ जाएगी के एफ इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई M2 इंटू W1, ये आ जाएगी हमारी डेल्टा टी एफ की वैल्यू। लेकिन कई बार क्वेश्चंस में डेल्टा टी एफ नहीं पूछते, हमसे पूछते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालो, ठीक है। ये बोल देंगे अननोन सोल्यूट है, उसका इतना मास यूज़ किया गया है, सब कुछ बता देंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे वो कंपाउंड है क्या, ठीक है। तो उसका मोलर मास भी हम उससे निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। Thus, for determining the molar mass of the solute, we should know the quantities W1, W2, delta TF along with the molar depression constant. The value of KF and KB, which depends upon the nature of the solvent, can be. देखो ये जो हमें KF और KB की वैल्यू दे रखी है, ये फॉर्मूले हमें लर्न करने हैं। कई बार क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, वैसे नॉर्मली तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो हम कर सकते हैं। तो KF क्या है, R इंटू M1 इंटू टी एफ स्क्वेयर डिवाइड बाई 1000 इंटू डेल्टा फ्यूज़न H, ये क्या है इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। फ्यूज़न यहाँ पे क्यों यूज़ किया है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो रहा था, फ्यूज़न हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे कहाँ से कहाँ स्टेट चेंज हो रही है, लिक्विड सॉलिड के बीच में स्टेट चेंज हो रही है। यहाँ पे हम नीचे वाले में यूज़ करेंगे ही जो वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, लिक्विड से वेपर फॉर्म में जा रहा है, ठीक है, हमारा सब्सटेंस। उसके बाद है ये जो फॉर्मूले हैं ये हमें लर्न करने हैं। हेयर आर द सिंबल्स R एंड M1 स्टैंड फॉर द गैस कॉन्स्टेंट, मोलर मास ऑफ द सोलवेंट रिस्पेक्टिवली, एंड TF एंड T भी हमें पता है, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, ये सब कुछ है। उसके बाद ये दे रखा है इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, डेल्टा H वाली फ्यूज़न वाली है और एक वेपराइजेशन वाली, ये हमें दे रखा है। वैसे नॉर्मली हमें क्वेश्चन अगर पेपर में आता है तो उसमें हमें वैल्यू दी मिलती है, अगर नहीं वैल्यू दी मिलती या तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल इससे इस क्वेश्चन से आएगा या इससे आएगा, ठीक है। इनमें से एक से ही आता है, ज़्यादा चांसेस इससे आने के होते हैं। बाकी हम इसको भी लर्न करेंगे, कहीं क्वेश्चन इससे ना आ जाए, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लें, के एफ इज इक्वल टू R इंटू M1 इंटू टी एफ का स्क्वेयर डिवाइड बाई 1000 इंटू इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, के बी इज इक्वल टू R इंटू M। देखो फॉर्मूले सेम है, उसमें टी एफ का स्क्वायर, इसमें टी बी का स्क्वायर है, बाकी उसमें इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, इसमें इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है, सेम है बिल्कुल एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्सड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। आप देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है ये W2 है, यहाँ से हम M2 निकाल सकते हैं, ये W1 है और M1 हमें पता ही है वाटर का होता है 18। तो हमें निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है वाटर का 373.15 होता है, और जो दूसरा होगा जिसे हम बोलेंगे TF, उसे हम निकाल लेंगे पहले, और फिर हम क्या निकालेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब इन दोनों को निकाल के हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो क्या किया इन्होंने, पहले नंबर ऑफ मोल्स इथाइलिन ग्लाइकोल के निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद हमने मास ऑफ वाटर हमें पता है, तो यहाँ से इसके मास ऑफ वाटर का यूज़ करके मोलैलिटी ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे हम।
जब हम मोलैलिटी को फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद देखो डेल्टा टी एफ क्या था, के एफ इंटू एम। तो यहाँ पे फॉर्मूला का यूज़ करके हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जब डेल्टा टी एफ आ जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन भी इजीली निकल जाएगा, क्योंकि हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर पहले ही पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द बेंजीन बाय 0.40 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। फाइंड द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। ये बहुत ईजी है। देखो इसमें क्या क्या दे रखा है हमें, ये है W2, ये है हमारा W1 और साथ में हमें दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है यानी डेल्टा TF, और ये KF की वैल्यू दे रखी है और हमें M2 निकालना है। ईजिली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ख़त्म होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हम करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।